नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों समानता। अभी हमने बात की थी स्वतंत्रता की, अब अपन बात करते हैं समानता की, इक्विलिटी। इक्विलिटी क्या है और समानता के कितने प्रकार हैं, समानता का क्या महत्व है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां स्वतंत्रता के बिना समानता अधूरी है और समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। मैं आपको कहता हूं, आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन आप जाति से हरिजन हो, आप नीचे बैठ जाओ। ये क्या है? एक तरफ आपने हमारे को लिबर्टी दी है और दूसरी तरफ इक्विलिटी हमसे छीन ली गई है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता का होना अत्यंत आवश्यक है। जहां पर समानता होगी, जहां पर स्वतंत्रता होगी, जहां पर फंडामेंटल राइट्स होंगे, जहां पर ह्यूमन राइट्स होंगे, वो लोकतांत्रिक देश और उसकी सभ्यता स्वतः अपने आप पुष्पित और पल्वित होगी और वहां के नागरिकों का विकास होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग समानता की बात करें तो समानता का अर्थ यह है कि सभी स्तरों पर, सभी जगह सभी को समान दृष्टि से देखना और उसको जाति, धर्म, भाषा, लिंग, रंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना ही समानता है। अब अपन देखते हैं समानता के प्रकार। समानता के कितने प्रकार हैं? देखिए, वही स्वतंत्रता की तरह इसके हैं सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शिक्षा की समानता और धार्मिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य है कि जाति, भाषा, धर्म, लिंग, नस्ल, वर्ण, जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। और भारतीय संविधान का आर्टिकल अगर 17 को आप लोग देखो तो छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति ये कहता दूर रहे, दूर रहे, तुम पंगी हो, हरिजन हो, तुम दूर रहो, इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो छुआछूत की भावना को लेकर के व्यक्ति को दूर रखा गया। नागरिक समानता नंबर 2 पर आते हैं। नागरिक समानता क्या? इसका अर्थ है देश के सभी नागरिक कानून के समक्ष सभी समान है और कानून की दृष्टि से में कोई भी ऊंच नीच, गरीब अमीर, नस्ल, जाति भेदभाव के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति ने तो बड़ा है और ने छोटा है। नेक्स्ट आता राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का बहुत महत्व है और इसके अंतर्गत आप लोगों को बताऊं कि राजनीति के अंतर्गत, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, सरकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा के आधार पर या सरकार के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा या स्त्री और पुरुषों के जेंडर प्रॉब्लम को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग देखते हैं राजनीतिक समानता का महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट आता आर्थिक समानता। आर्थिक विषमता का अंत करना। देखिए, आर्थिक समानता का मतलब सीधा साधा तात्पर्य गरीब अधिक गरीब बनता जा रहा है और अमीर अधिक अमीर बनता जा रहा है। तो ये जो खाई बनी हुई है, इस आर्थिक विषमता का अंत करके सभी व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना ही आर्थिक समानता का मूल मंत्र है। और अवसर और शिक्षा। अवसर और शिक्षा का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति में क्वालिफिकेशन है, अगर उसमें कोई मान लीजिए जो है क्वालिटी है, तो अवसर के साथ उसे चांस दिया जाना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति में जो काबिलियत है उसके अनुरूप उसे पद दिया जाना चाहिए। उसे हम लोग कहते हैं अवसर की समानता। और लास्ट आता धार्मिक समानता। धार्मिक समानता से तात्पर्य यह बच्चों कि धार्मिक शिक्षण संस्थाएं,
धार्मिक वेशभूषाएं, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं, इस बारे में कोई भी व्यक्ति या देश या सरकार या राष्ट्र के द्वारा भेदभाव नहीं करके सभी धर्मों का सम्मान करना, सेकुलरिज्म को महत्व देना ही धार्मिक समानता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है, एक के बिना दूसरी अधूरी है और दोनों का महत्व बना हुआ है। नेक्स्ट बच्चों जो आ रहा है टॉपिक, वो आ रहा है मेरा व्यवस्थापिका, यानी कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं शासन के अंग, और शासन के अंगों में देखिए यह है शासन के अंग। शासन के अंग कितने हैं बच्चों? 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के अंग 3 हैं और सबसे पहले जो अपन अध्ययन करेंगे वो करेंगे व्यवस्थापिका का, कि व्यवस्थापिका क्या है, क्या इसका महत्व है और इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अगर अपन देखें तो प्राचीन काल के अंतर्गत जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रीय मोनार्की सिस्टम था, और उस मोनार्की सिस्टम के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों शासन के अंग एक व्यक्ति में निहित होते थे और वह राजा शासन का संचालन करता था। वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत, तो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम लोग देखें तो व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका अगर संविधान की भावनाओं के विपरीत है तो वो कानून को अवैध घोषित कर देती है। उसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। देखिए, जहां तक व्यवस्थापिका का संबंध है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि व्यवस्थापिका मूल रूप से कानून निर्मात्री संस्था है, और ये शासन का रूप चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो और चाहे आपके अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो, व्यवस्थापिका मूल रूप से कानून का निर्माण करती है और कानून बनाने का काम करती है। अब व्यवस्थापिका के जो है स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी हो सकती है और एक सदनात्मक व्यवस्थापिका भी हो सकती है, यानी कि व्यवस्थापिका का संगठन अलग अलग हो सकता है। जैसे चाइना के अंतर्गत मैं आपको बताऊं एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, वहां पर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। भारत के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, लोकसभा और राज्यसभा है। अब व्यवस्थापिका मूल रूप से क्या क्या काम करती है इस बारे में मैं आपको बताता हूं कि व्यवस्थापिका जो कानून काम करती है वो सबसे पहला जरूरी काम होता है, उसका नंबर 1 होता है कानून का निर्माण करना। अगर कोई देश में कानून बनता है और उसे कानून का प्रथम पड़ाव बनने से पूर्व अगर प्रोसेस से गुजरना है तो व्यवस्थापिका का कार्य है कि कानून का निर्माण करना। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंतर्गत मान लीजिए महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया था, तो पहले व्यवस्थापिका के प्रथम सदन लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब वो कानून का रूप लेता है। तो व्यवस्थापिका का मूल कार्य क्या? कानून का निर्माण करना। नंबर 2 पर आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका क्या होता है? मंत्रिमंडल, एग्जीक्यूटिव, और मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछना, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये लेजिस्लेटिव जो व्यवस्थापिका है वो मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। अगर कोई सरकार वो देश की भावनाओं के, संविधान के या जनता के अनुरूप काम नहीं करती है तो व्यवस्थापिका उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदमुक्त भी कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका के ऊपर व्यवस्थापिका की सदैव नंगी तलवार लटकी रहती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कार्यपालिका पर भी नियंत्रण कौन करती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्यवस्थापिका करती है। नंबर 3 आता है विचार विमर्श। कोई भी डिस्कशन होता है बिल के ऊपर, विधेयक के ऊपर, नीति निर्माण के ऊपर, तो विचार विमर्श हमेशा व्यवस्थापिका करती है और व्यवस्थापिका विचार विमर्श करने के पश्चात ही वे कानून का रूप ग्रहण करता है। नंबर 4 आता है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्यों में अगर कोई बजट है, मैं आपको आज की ताजा उदाहरण बताऊं, आज 5 तारीख को, ये 5 जुलाई की अगर अपन बात करें
तो रात को भी आप लोग देखिए कि हमारी जो लोकसभा की स्पीकर है उसने बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो जो धन विधेयक है और जो बजट है वो हमेशा पहले लोकसभा में रखा जाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। कौन सी मद में कौन सा धन है, कौन सी वित्तीय मांगे हैं, कौन सी अनुदान मांगे हैं, ये सारा का सारा कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों से तात्पर्य ये बच्चों को, अगर किसी भी मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लगाना है तो महाभियोग का प्रस्ताव व्यवस्थापिका के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होने के पश्चात वो पद व्यक्ति दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पारित होने के पश्चात वो व्यक्ति अपने पद से हट जाएगा। नेक्स्ट आता निर्वाचन संबंधी शक्तियां। लोकसभा का स्पीकर है, लोकसभा का राज्यसभा का सभापति है, भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, अगर उनका कोई निर्वाचन करना है या समितियों का निर्वाचन करना है तो व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा और निर्वाचन करने के पश्चात जो दोनों सदनों के द्वारा स्पष्ट बहुमत मिलने पर वह व्यक्ति अपने पद का भागीदार बनेगा। नेक्स्ट आता जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल से तात्पर्य बच्चों के आजकल अनेक तरह के करप्शन होते हैं, क्रिमिनलाइजेशन हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं और उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, संसदीय समिति बनाई जाती है और वो समिति जांच पड़ताल करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये पद का दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, विधेयक बना है या नहीं बना है, या घोटाला जो बना है वो सही है, घोटाला जो हुआ है वो सही है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करने का प्रमुख कार्य भी व्यवस्थापिका का है। नेक्स्ट आता है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अगर मान लीजिए कोई संविधान में आंशिक संशोधन करना है या पूर्ण संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि व्यवस्थापिका इसका पूर्ण रूप से कार्य करती है कि संविधान के अंतर्गत संशोधन करने का जो पूरा कार्य है वो मूल रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। और लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, लोकमत का निर्माण। देखिए बच्चों, लोकमत के निर्माण से तात्पर्य है कि अगर कोई पब्लिक ओपिनियन लोकमत का निर्माण करना तो व्यवस्थापिका प्रभाव डालेगी और उसके पश्चात ही जो है वहां पर जो है जनमत संग्रह तय होता है। तो व्यवस्थापिका का जो मूल कार्य है लोकमत का निर्माण करना भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा आ रहा है, वो आ रहा है शासन के अंग के रूप में, वो आ रहा है कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या है? देखिए, कार्यपालिका मूल रूप से सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो मूल रूप से सरकार को चलाता है। और कार्यपालिका के जो मूल कार्यपालिका है वो मूल रूप से क्या, एक सरकार है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि वर्तमान के अंतर्गत बदलते परिवेश के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका का डिक्लाइन हो रहा है और कार्यपालिका के अंतर्गत सारी शक्तियां समाहित हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग जो गिलक्राइस्ट का कोटेशन पढ़े, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून की अभिव्यक्ति जनता की इच्छा का क्रियान्वयन करता है। तो कार्यपालिका अब क्या है? देखिए, कार्यपालिका के जो प्रकार की बात करें तो कार्यपालिका के प्रकार की बात करें, कार्यपालिका एक तो होती है नाम मात्र की, नाम मात्र, और दूसरी होती है वास्तविक। वास्तविक, ठीक है ना। अब नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन है? वंशानुगत भी है और निर्वाचित भी है। वंशानुगत और निर्वाचित। और वास्तविक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो नाम मात्र में और वास्तविक होती है। अब वंशानुगत और राजनीतिक में हम लोग देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो है एक तो होती है राजनीतिक और एक होती है अराजनीतिक। कार्यपालिका का जो स्वरूप है बच्चों, मूल रूप से जो हमें देखने को मिल रहा है वो यह है कि कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक होती है। देखिए, नाम मात्र के अंतर्गत मैं आपको सीधा एग्जाम्पल देता हूं, वो है भारत का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का राजा या रानी। वास्तविक कार्यपालिका में आप लोग देख लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक है।
एकल और बहुल, एकल कार्यपालिका में अमेरिका का राष्ट्रपति अकेला व्यक्ति है, 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, और बहुल के अंतर्गत स्विट्जरलैंड का जो है बहुल कार्यपालिका है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक के अंतर्गत आप लोग देखिए, राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, और जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो राजा या राजमुकुट, जैसे आपका देखा होगा अब ब्रिटेन का जो राजा है वो स्थायी कार्यपालिका, वो कभी भी बदलता नहीं है। किंग इज डाइड, किंग इज लॉन्ग लिव, राजा मर गया, राजा चिरंजीवी हो। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वो वास्तविक स्थायी कार्यपालिका होती है। उत्तरदायी और अनु उत्तरदायी, उत्तरदायी के अंतर्गत यह होता है कार्यपालिका कि वो जो कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, जैसे भारत का राष्ट्रपति। लेकिन जो राजा रानी है वो अनु उत्तरदायी होते हैं, केवल नाम मात्र के होते हैं। अब आता है बच्चों कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका क्या क्या कार्य करती है? कार्यपालिका के कार्यों के बारे में हम लोग देखें तो आपको मैं बताऊं 2-3 कार्य इसके महत्वपूर्ण होते हैं। प्रशासनिक कार्य, शासन का संचालन करने का प्रमुख उत्तरदायित्व जो है वो प्रशासनिक कार्य होता है। कूटनीतिक कार्य, डिप्लोमेटिक, विदेशों से वैदेशिक संबंध बनाने का जो प्रमुख कार्य है वो मतलब कार्यपालिका का होता है। विधि निर्माण, कोई भी अगर मान लीजिए कानून बनता है उसको लागू करने का कार्य वो ये इसका कार्यपालिका होता है। न्यायिक कार्य, अगर मान लीजिए कोई किसी को जो है महामहिम के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फांसी की सजा दे दी है तो उसको माफ करने का जो अधिकार होगा वो कार्यपालिका का होगा। वित्तीय कार्य, भारत की सरकार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं बजट जो बनाया जाता है वो मूल रूप से कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, कार्यपालिका प्रस्तुत करती है। तो वित्तीय संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। और लास्ट आता है सेना संबंधी कार्य। आप भारत का ही एग्जाम्पल देखिए कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से वित्तीय कार्यों के अंतर्गत भी जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते आप लोग देखते हो कि मूल रूप से जो है इसका कार्य है वो मूल रूप से सैनिक वर्दी के रूप में भी कार्यपालिका कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है शासन के अंग के रूप में, वो आ रही है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आपको मैं बताता हूं। न्यायपालिका, देखिए मैं प्रसिद्ध विद्वान कोटेशन के आपके में एक आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूं न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका क्या है। देखिए बहुत क्लियर बात है। प्रोफेसर गार्नर ने कहा है कि किसी भी देश का शासन कार्यपालिका के बिना चल सकता है, व्यवस्थापिका के बिना चल सकता है, किंतु न्यायपालिका के बिना नहीं चल सकता। न्यायपालिका किसी भी स्वतंत्र और सभ्य समाज के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जीवित रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। यानी कि न्यायपालिका ने अपना स्थान खो दिया, मानो नमक ने अपना स्वाद खो दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखिए कि न्यायपालिका जो है वो एक स्वतंत्र और सभ्य समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आप लोग देख रहे हो कि न्यायपालिका की पट्टी, न्यायाधीशों के ऊपर तराजू हाथ में बराबर चेक एंड बैलेंस बना हुआ है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मतलब आंख पर पट्टी बांध करके भी बिना देखे भी जो न्यायाधीश पद धारण करता है वो उसका पद और उसका आसन इतना पवित्र होता है कि वो निष्पक्ष न्याय की परिकल्पना से प्रेरित किया जाता है। तो प्राचीन काल के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी वो मैं आपको बताऊं, एक सम्राट के हाथ में न्यायिक शक्तियां होती थी। लेकिन वर्तमान काल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं वो न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं न्यायाधीशों का एक पिरामिड नुमा बनाया गया। देखिए ये पिरामिड है और इसके अंतर्गत आप लोग देखिए कि न्यायपालिका को एक नीचे से ऊपर तक जो है गुजरना पड़ता है। यहां हम लोग कहेंगे, अगर भारत का उदाहरण दे हम लोग तो ये कहेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना करेंगे। फिर क्या आएगा? उच्च न्यायालय। फिर क्या आएगा? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, जिला न्यायालय के बाद में क्या आएगा? मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। और मुंसिफ न्यायालय के बाद में क्या आएगा?
जो है उसके अंतर्गत आप लोग देखिए मुंसिफ न्यायालय के बाद में छोटे जो ग्राम न्यायालय आते हैं, ग्राम न्यायालय। तो इस तरह से मतलब कि न्यायाधीश न्यायालय की पिरामिड नुमा बनाई गई है। अब जो है न्यायाधीश जो है मूल रूप से काम क्या क्या करते हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, क्या क्या वो कार्य कर रहे हैं, यानी कि न्यायाधीशों के बारे में देखें, नंबर 1 आता है वो कानून की व्याख्या करना। कोई भी न्यायालय है, अगर मान लीजिए व्यवस्थापिका ने बनाया है, कार्यपालिका ने लागू किया है, अगर संविधान की भावनाओं के विपरीत है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो नंबर 1 पर आता है कि कानून की जो है व्याख्या करती है और उसका पूरा उत्तरदायित्व है कि वे संविधान की भावनाओं के अनुरूप कानून का निर्माण करे और संचालन करे। नंबर 2 पर आता है संविधान का संरक्षण। संविधान के संरक्षण की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करती है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका अगर मान लीजिए कोई संविधान की भावनाओं के विपरीत है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। नेक्स्ट आता है कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना। जो कानून बना हुआ है और जो लॉ मेकिंग है और उसके अनुकूल कोई भी व्यक्ति कानून के अनुरूप नहीं चल रहा है, मान लीजिए लेफ्ट साइड के अंतर्गत चलना है और वो राइट में चल रहा है और राइट में चलने से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति अगर क्लेम किया, न्यायालय की शरण ली, तो वो व्यक्ति अपने जो मूल रूप से उसे कानून का उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है विवादों का समाधान। विवाद देखिए एक पक्षीय हो सकता है, द्विपक्षीय हो सकता है, बहुपक्षीय हो सकता है, राष्ट्रों के बीच में हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, माता पिता के बीच में हो सकता है। अगर कोई भी विवाद आता है तो न्यायालय का प्रमुख उत्तरदायित्व है कि वे पक्ष और विपक्ष के तर्क सुनने के पश्चात वे उचित निष्पक्ष रूप से उनको जो है न्याय प्रदान करें। और नेक्स्ट जो टॉपिक पॉइंट आ रहा है वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का रक्षक। देखिए न्यायपालिका को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व है। और इसके मैं अंतर्गत मैं आपको बता दूं, लास्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम लोग आर्टिकल 32 की बात करें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अगर मान लीजिए व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो व्यक्ति वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, न्यायपालिका की शरण ले सकता है और न्यायपालिका उसी संरक्षण प्रदान करेगी। तो जो आर्टिकल जो हम लोग 12 से हम लोग देखते हैं 35 तक और स्पेशली 32 से 35 तक का जो वर्णन है उसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। नेक्स्ट जो आप आ रहा है अपना पॉइंट वो आ रहा है केंद्र राज्यों के बीच में विवाद होने पर। केंद्र राज्यों के बीच में देखिए अगर कोई विवाद होता है तो राज्य की सीमा को लेकर के होता है, नदी के जल बंटवारे को लेकर के हो सकता है, या पानी बिजली को लेकर के हो सकता है, या आपके जो नियंत्रण रेखा है उसको लेकर के हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्यों के बीच में विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और केंद्र और देश और विदेश यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान को लेकर के अगर कोई विवाद होता है, भारत चाइना को लेकर के कोई विवाद होता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत उसकी अपील कर सकता है। तो सीमा ये भी विवाद है मूल रूप से जो आपके न्यायालय के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है परामर्श संबंधी कार्य। देखिए परामर्श संबंधी कार्यों से तात्पर्य में भारत के संविधान का आर्टिकल 143 की बात करूं मैं, 143 अनुच्छेद 143 की बात करूं तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से आर्टिकल 143 के तहत परामर्श मांग सकता है। मैं आपको याद दिला देता हूं बच्चों, 1993 के अंतर्गत 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखें मूल रूप से कि आर्टिकल 324 और आर्टिकल 324 की अगर अपन बात करें तो आप लोग देखेंगे
कि भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से अनेक बार कई बार परामर्श मांग चुका है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका जो है मूल रूप से आज स्थिति ये बन गई है भारत की न्यायपालिका की कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है और जो स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो मोंटेग्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए किया गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं शासन के तीनों अंगों की अगर अपन बात करें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की, तो ये प्रमुख तीन आधार स्तंभ किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निरूपित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू। जय हिंद।